हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो हर उन स्टूडेंट्स को देखना चाहिए जो इस बार 12th में है और जिनको 2024 में हिंदी का पेपर देना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको एग्जामिनर हिंदी में 100 में 99 या 100 में 100 नंबर दे। देखिए, कॉपी तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं उनकी कॉपी अलग होती है, तभी वो टॉपर बनते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कॉपी लिखने का दो ऐसा तरीका बताऊंगा जो सिर्फ टॉपर को पता होता है और वो कॉपी लिखकर आता है भैया, और उसे पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। और यही दो तरीका है जो आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कॉपी लिखकर आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी का। एक मैंने यहां पे पेपर ले रखा है, इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, इस पूरे पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपका हिंदी में 100 में 99 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, बहुत जानकारी आपके पास हो, लेकिन जब तक आप कॉपी लिखना नहीं सीखेंगे आपका नंबर 8 से 10 नंबर कम हो जाएगा, और जो टॉपर बनने का सपना है वो आपका सपना ही रह जाएगा। तो इस तरह लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, मैंने पूरी कॉपी यहां पे कैसे आपको भरना है, कैसे आपको कॉपी लिखना है, देखिए बहुत ही प्यारे ढंग से इस कॉपी को प्रेजेंट किया गया है। आप कह सकते हैं कि ये एक टॉपर की कॉपी है। देखो, पूरी कॉपी यहां पर लिखना आपको सिखाया गया है। ध्यान से पूरी कॉपी को देखना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना। ये देखो कितनी सुंदर कॉपी लिखी गई है। पूरी कॉपी मैं आपको बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। पूरे 100 नंबर की हिंदी की कॉपी मैं इस वीडियो में लिखना सिखाऊंगा। तो देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही मैं आपको सारी कॉपी लिखना बता सकूं पूरे सब्जेक्ट का। देखो, पेपर देने जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी। जब आपको कॉपी मिलती है आपको अपना डिटेल यहां पे भरना होता है। देखो, इंटरमीडिएट, यहां पे आपको अपना रोल नंबर, अपना जो दिन है, विषय है, जो आपका सेंटर का नाम है, वो सब यहां पे भरना होगा। उसके बाद में आप लाइनिंग कर दीजिएगा अपनी कॉपी में। एक साइड में लाइनिंग कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों साइड में करते हैं, तो एक साइड में ज्यादा बेटर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों साइड में करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, यहां पे सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में पहले आपको लिखना है। देखो, मान लीजिए मेरा जो रोल नंबर है वो है 21546158, ठीक है। तो हिंदी का पेपर है तो इसको हिंदी में लिखेंगे शब्दों में। 2 1 5 4 6 1 5 3 8, ऐसे इसको हम लिखेंगे, ठीक है। ये रोल नंबर हो गया। विषय आपका सामान्य हिंदी है। देखो, हमने हिंदी ले रखा है, सामान्य हिंदी लिया है तो सामान्य हिंदी मैंने लिख दिया। अगर आपका साहित्यिक हिंदी है तो केवल हिंदी लिखिएगा, ठीक है। यहां पे आपका प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। देखिए, यहां पे पेपर कोड लिखा रहेगा साइड में। 305XZ है तो इसको यहां पे ऐसे लिख देंगे, एज इट इज 305XZ, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर आपको लिखना होगा परीक्षा का दिन। देखिए, परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार है तो हमने बृहस्पतिवार लिख दिया। परीक्षा की तिथि हमारा 22 फरवरी 2024 है तो हमने लिख दिया 22/2/2024। पाली, द्वितीय पाली में 12th की परीक्षा, ठीक है। केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया हो उसको यहां पे लिखना। जैसे मान लीजिए हमारा गया है सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा, हमारा सेंटर गया है तो हम उसका नाम लिख देंगे। आपका सेंटर जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में जाएगा उसका यहां पे नाम लिखना है। तो ये तो हुई कि हम कॉपी कैसे भरेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का जो पेज होता है उसको कैसे भरेंगे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें नाम नहीं लिखना होता, केवल रोल नंबर लिखना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम हर पेज में रोल नंबर ऊपर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो लिखना भी चाहिए, ठीक है। अब चलिए पूरे पेपर को हम सॉल्व करते हैं और कॉपी लिखने का तरीका सीखते हैं, क्योंकि अभी तो हमने भरने का तरीका सीखा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक 100 का रहेगा, तो सबको पता है भाई, ठीक है। अब सबसे पहले निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर आपका हिंदी का पेपर 2 खंड में होगा, खंड का, खंड खा। जो खंड आपको आता है उसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कॉपी लिखते समय स्टार्टिंग में आप उन्हीं क्वेश्चन का आंसर लिखें जो आपको आता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप खंड का को ही पहले करें, खंड खा को बाद में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो आपको आता है उसका आंसर आपको पहले
लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉपी में स्टार्टिंग में काट पीट ना करें, जितना सुंदर हो सके लिखने के प्रयास करें। तो खंड का जो हमारा इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होता है 10 नंबर का, 5 नंबर का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर का हमारा यहां से स्टार्ट होगा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले हमें डालना क्या होगा, जब हम कॉपी लिखेंगे सबसे पहले खंड का डालना है। देखो ये कॉपी है, साइड में लाइनिंग कर देना है, ये खंड का हमने यहाँ पे हेडिंग डाला, ठीक है। फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे का, खा, गा, घा, अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के। देखो हिंदी का प्रथम नाटक है, बताइए इसमें से हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो हम का सेकंड नहुस, देखिए सेकंड हमारा सही है नहुस, तो हमने लिख दिया का सेकंड ऑप्शन सही है नहुस, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला, का दूसरा ऑप्शन सही है नहुस, तो ऐसे आपको लिख देना है 1 नंबर कंप्लीट। खा देखो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, देखो ये आपका नहुस हो गया। ध्रुव स्वामिनी जो है ये शायद नाटक है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, तो खा का थर्ड, यहाँ पे थर्ड, देखिए थर्ड लिख दीजिएगा नाटक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद में इंदुमती कहानी है, इंदुमती जो है ये क्या है, ये प्रथम कहानी है, तो गा का फर्स्ट कर देंगे प्रथम कहानी, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है। घा देखिए हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, तो घा का फर्स्ट हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अंगा नंबर गुनाहों का देवता कृति है, ये किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती जी की, थर्ड ऑप्शन सही है, तो हमने थर्ड लिख दिया। मतलब आपको काखा गाघा अंगा करके जो भी ऑप्शन सही है उसको लिख देना है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही लिखा जाता है। आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हुआ, कोई नहीं काट सकता ये 5 नंबर भाई। ऑब्जेक्टिव में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां से हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ऐसे 2 लिखा रहेगा, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा का जो क्वेश्चन है का देखो भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रामानुजाचार्य को। तो यहां पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है भैया, तो यहां पे लिख देंगे का थर्ड सही है, रामानुजाचार्य जी को भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य जी को जाता है। खा देखो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी, तो ये अज्ञे जी ने दिया था, तो हमारा थर्ड सही है, तो खा का थर्ड सही है। अब आपको पता चल गया होगा कैसे लिखना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, धीरे धीरे। अब गा देखो चिंतामणि कवि हैं, चिंतामणि किस वर्ग के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रीतबद्ध वर्ग के, तो चौथा ऑप्शन सही है रीतबद्ध वर्ग के, ठीक है। घा देखो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अब तो आपको पता चल रहा होगा कैसे लिखना है भाई, अगर आपने संकेत आपको मिल जाए, देखिए आप में आपके अंदर शक्ति है, सिर्फ उस शक्ति को जगाने वाला चाहिए, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, सराहपा को, चौथा ऑप्शन सही है, तो चौथा घा का चौथा सही है। अंगा नंबर मुकरिया रचना है अमीर खुसरो की, तो थर्ड ऑप्शन सही है, तो अंगा का थर्ड अमीर खुसरो की। बस ऐसे कर दोगे, देखिए 10 नंबर हमने ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर दिया, और इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है, ये हमारा 10 नंबर कंप्लीट। अब हम चलिए गद्यांश को सॉल्व करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का पूरा रहेगा, ठीक है। देखो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक आपका ये हो गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। दूसरा अथवा लगा है, ये वाला आप कर सकते हैं, इसके नीचे भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसके नीचे भी देखिए 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, जो आपको पता है वो करिए। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है, ये वाला पता है भूमि का निर्माण, ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से हम पढ़ेंगे। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। देखो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए भैया, मतलब उपरोक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। ये हमारा राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, जिसके लेखक हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है, तो हम संदर्भ लिख देंगे। दूसरा, राष्ट्रभूमि के प्रति सचेत, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्र भूमि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, कहीं हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। ये देखो
उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तीसरा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, देखो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। अभी सबका आंसर लिखेंगे। चौथा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये देखो जो नीचे 2-3 लाइनें हैं जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही हैं, इतने का अपनी भाषा में व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं। हम इसको अगर सॉल्व कर देते हैं इस वाले पैसेज को, तो हमें दूसरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन है, या तो वो करो या तो ये करो, जो आपको आता हो वो करो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे। देखो ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर आप गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं। कौन से गद्यांश को सॉल्व करें? एग्जामिनर को तो पता होना चाहिए ना। तो वो आपको क्या करना है, भूमिका डॉट डॉट करके धर्म है, फर्स्ट वर्ड और डॉट डॉट करके लास्ट वर्ड। देखो भूमिका निर्माण डॉट डॉट करके आवश्यक धर्म है। इसको लिखने से ये होगा कि आपने यही वाला गद्यांश सॉल्व किया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। देखिए यहां पे आता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम ऐसे लिख देंगे। देखो संदर्भ लिखेंगे, फर्स्ट लिखकर संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इसमें पाठ का नाम लेखक का नाम दोनों हो गया। ऐसे संदर्भ आपको लिखना है। पाठ का नाम और लेखक का नाम ब्लैक पेन से होना चाहिए। जो गद्य भाग है इसको भी ब्लैक, मतलब जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखिएगा। हो सके तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, हो सके तो ज्यादा बेटर दिखेगा। जितना खूबसूरत कॉपी दिखेगी उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। दूसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? बताओ, 2 नंबर ले जाओ। देखो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन हमारा है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो लिख दो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इतने का व्याख्या करना है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक रूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो यहां पे आपको इसका अर्थ लिखना है। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये आपका दूसरे नंबर पर भी पूछा जा सकता है, पाठ और लेखक का नाम, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, और किसी नंबर पर आए हमें तो व्याख्या लिखना है। देखो, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। तो देखो हमने पांचों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको दूसरा वाला पता है, आप दूसरा कर दीजिएगा। जो आपको पता है, करना तो एक ही है भैया, तो मैंने एक बता दिया। ठीक है, अब चलिए पद्यांश को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है ये पद्यांश है। ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देखो जैसे हमारा फर्स्ट दिया गया है, यहां पे भी आपको अथवा मिलेगा। आप ये कर सकते हैं, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसको कीजिए। नहीं तो अथवा लगा है, ये वाला आप कर सकते हैं, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, जो आप चाहें। हमें पहला वाला पता है, हम पहला करेंगे। देखो, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भृतश्रमिक हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललाना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। मतलब पवन दूतिका चैप्टर का ये हमारे है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। मतलब यहाँ पे पवन को दूत बनाकर राधा जी भेज रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, वापस नहीं आए हैं, तो राधा जी बहुत ज्यादा
निराश हैं, ठीक है। तो वो पवन को दूत बनाकर उनके पास भेजना चाहती है। वो कहती है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अगर पवन आप जा रहे हो श्री कृष्ण जी के पास, अगर कोई रास्ते में लज्जाशील महिला आपको दिखाई देती है, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो इतनी तेजी से मत बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं। जो थोड़ी भी श्रमिक हुआ हो गोद ले श्रांति को ना, अगर थोड़ी भी वो थकी हुई दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में ले लेना। होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके कमल सदृश मुख के अगर मुरझाया हुआ हो तो उसकी मुरझाहट को मिटा देना, ठीक है। कोई क्लांता कृषक ललाना खेत में दूध दिखावे, अगर तुम्हें कोई किसान की स्त्री खेत में दिखाई देती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई बादल जा रहा हो आसमान में तो उसे लेकर आना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और अपनी छाया से उसे सुखित कर देना, ठीक है। तो ये आपका है। देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट है दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। अभी हम संदर्भ लिखेंगे। दूसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, अभी मैं बताऊंगा। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम लोग वही प्रोसेस लज्जाशीला डॉट डॉट करके भूतांगना को ऐसे लिख देंगे, लज्जाशील डॉट डॉट करके भूतांगना को। सबसे पहला क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो लिख दो फर्स्ट संदर्भ। संदर्भ में अगर कवि का नाम कविता का नाम लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। देखो भैया हमसे भी सुंदर लिखिएगा, हमने थोड़ी सी जल्दबाजी में राइटिंग कम सही हो, लेकिन आप हमसे भी बेटर लिखिएगा, खुद को इंप्रूव कीजिएगा। जितना सुंदर दिखेगा भाई उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। जो मेन चीज है उसको ब्लैक से लिखिएगा। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो लिखो राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। मतलब भाई वो अच्छा व्यवहार करने को कह रही है। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है और दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया। तो राधा जी की जो विरह व्यथा है, श्री कृष्ण जी उनको छोड़ के जाते हैं मधुवन, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो लिख दो प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए या रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। इतने का आपको व्याख्या करना, यहां से यहां तक। देखो, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद ले त्रांतिक होना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। मतलब राधा पवन को समझाती हैं कि यदि तुझे मार्ग में ब्रज भूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनकी वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलना किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना क्षम्य है। यदि थकी हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना, उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को मिटा देना, थकावट को मिटा देना, ठीक है। तो ये हमारा पद्यांश भी सॉल्व हो गया। हमने 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। 10 नंबर यहाँ पे भी हमारा हो गया कंप्लीट। ये वाला जानते हैं तो ये वाला आप कर सकते हैं। अब 5वां हम देखते हैं जीवन परिचय को, ठीक है। अब देखिए जो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है 5वें का मैंने बताया था 2 नया तरीका है, जिसमें से एक तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा अगर आप चाहें तो। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80। देखिए 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। 5 नंबर का ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे भाई, ठीक है। हम किसको लिखेंगे, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिखेंगे। ऐसे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। हम लिख रहे हैं फर्स्ट वाला वासुदेव शरण अग्रवाल, तो फर्स्ट लिखकर वासुदेव शरण अग्रवाल कर देना। देखिए इसमें एक नया तरीका है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में उनका
जन्म लिख दीजिएगा, जन्म स्थान, ठीक है, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा और वो किस युग के लेखक हैं उसको लिख देंगे तो वो बेटर तरीका होगा। बट ये भी तरीका बिल्कुल सही है, 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जीवन परिचय एक छोटा सा हेडिंग डालना है। भले ही आपसे साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं पूछी गई हैं, लेकिन जीवन परिचय छोटा सा लिख देना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर उनकी रचनाओं को लिखना है, जैसा मैं बताने जा रहा हूं। देखो जीवन परिचय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। मतलब इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, थोड़ा सा इनकी मृत्यु, छोटा सा जीवन परिचय लिखना है। मेन आपका साहित्यिक परिचय है तो साहित्यिक परिचय हमें अच्छे से लिखना है। देखो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, प्यारा सा लिखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। अब देखिए आगे भी थोड़ा और लिखना है साहित्यिक परिचय में। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इतना सा लिखना है, फिर इनकी रचनाओं को लिखना है। देखिए 80 शब्दों में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा भी मत लिखिएगा, छोटा भी। 80 शब्द से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। रचनाएं देखो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डाल के प्यार से लिखेंगे। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्याः, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन। तो इस तरह से अगर आप लोग साहित्यिक परिचय लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी कृतियां यानी कि उनकी रचनाएं, बस हो गया। ठीक है, चलिए अब कवि का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80। अब कवि का साहित्यिक परिचय देना है। फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है सुमित्रानंद पंत। तो पहले तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा हेडिंग डालेंगे ऐसे। हम दूसरा लिखना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद का, तो सेकंड लिखकर जयशंकर प्रसाद लिख देंगे। वही प्रोसेस इसमें भी है। पहले जीवन परिचय छोटा सा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। अब देखिए साहित्यिक परिचय में थोड़ा और लिखना है। प्रसाद जी के ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। बस हो गया, इतना सा आपको लिखना है जीवन साहित्यिक परिचय में। रचनाएं में देखो, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। काव्य ग्रंथ में कामायनी, आंसू, लहर, झरना। कहानी में आकाश दीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में प्रेम राज्य। ये इनकी रचनाएं हैं। बस हो गया, सिंपल सा था। तो ये हमारे कवि का जीवन परिचय हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं, कहानी को। अब देखिए 6 नंबर हमारा है क्वेश्चन, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलैंड कहानी का उद्देश्य लिखिए। 5 नंबर का आएगा। शब्द सीमा 80, मतलब 80 शब्दों में आपको लिखना है। नहीं पता तो बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। मतलब तीनों में से एक करना, चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलैंड कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिखें। तो पहले तो हमें प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालना है। ऐसे हम क्या लिख रहे हैं, हम ये वाला करेंगे भैया, बहादुर कहानी का सारांश। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे बहादुर कहानी का सारांश और लिख देंगे। देखिए मैं यहाँ पे ज्यादा समझाऊंगा नहीं, तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है।
अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक, फिर देखिए वो घर का सारा काम करता है बहादुर, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके लिए इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। मतलब इसमें कुछ नहीं है। बहादुर एक लड़का है 12 से 13 साल का जो अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर चलाता है। शहर में निर्मला रहती हैं, लेखक की पत्नी। वो अपने रिश्तेदारों के घर नौकर देखती हैं तो वो सोचती हैं हम भी नौकर रख लें, तो बहादुर को नौकर के रूप में रख लेती हैं। पहले बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगती हैं। उसको गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद में झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। बहादुर घर छोड़कर चला जाता है निर्मला का। उसके बाद लोग उसे ढूंढते हैं, लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। बस हो गया, इतना सा लिखना है अपने आपको कहानी में, काम खत्म, कहानी भी हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80। मतलब ये आपके जिले में अलग अलग होता है। किसी में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में रश्मि रथी, किसी में सत्य की जीत, किसी में त्यागपथी, किसी में श्रवण कुमार, किसी में आलोक वृत्ति। जैसे हमारे यहाँ भैया त्यागपथी है तो हम त्यागपथी वाला करा दे रहे हैं। अब आप में अगर दूसरा होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ईजी होता है। ठीक है, देखो त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा लगा रहेगा। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। त्यागपथी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 4। हम ये चौथा वाला कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ त्यागपथी है। खंड काव्य अलग अलग जिलों में डिफरेंट होता है। कुछ जिलों में कुछ होगा, कुछ जिलों में दूसरा होगा। तो हम करेंगे इसमें त्यागपथी की कथा वस्तु, ये वाला हम करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु। मतलब इसमें कई सर्ग हैं त्यागपथी खंड काव्य में। जैसे प्रथम सर्ग देखिए, थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन से आखेट हेतु गए थे, वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। ऐसे आपको प्रथम सर्ग में जो घटना होती है उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए और हेडिंग है इसमें, देखो ये द्वितीय सर्ग है। ठीक है, द्वितीय सर्ग में जो घटना होती है उसको लिख देना है। मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि जिसके जिसके में होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ से आप लास्ट तक देख लीजिए, ये द्वितीय सर्ग की घटना है। मतलब आपको कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है भैया। 5 नंबर का आता है तो फ्री में तो नंबर मिलेंगे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे तृतीय सर्ग आपको लिख देना है ऐसे जैसे मैंने लिखा है। बस 3 सर्ग आपको लिख देना है, कथा वस्तु इसकी हो गई और आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी है। मैंने दिखा दिया, आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। लेकिन ये देखो इसमें अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा। आप में जो होगा उसको पढ़िएगा, कमेंट कर दीजिएगा कौन सा आप में है। ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु हो गई, 5 नंबर की आती है भैया। तो आप में जो होगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए खंड खाब आता है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हमारा खंड खा स्टार्ट होता है। हमने 50 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व किया, 50 नंबर का हम फिर सॉल्व करेंगे खंड खा। पूरा पेपर मैंने बताया था भाई, तो वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तो पूरा हम आपको बताएंगे। देखो इसमें आपका सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश रहेगा 7 नंबर का। देखो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ये आपका गद्यांश है, इसको आप संदर्भ लिखिए किस पाठ से है और इसका अनुवाद आपको करना है। नहीं पता तो अथवा लगा है, देखो ये आपका यहां से यहां तक है, इसको कर सकते हैं। तो जो आपको करना है उसको डॉट डॉट करके लिख दीजिए और कर दीजिए। तो पहले हम खंड खा डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का डालेंगे। देखो खंड खा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का हम ये वाला कर रहे हैं। चलिए हम सेकंड वाला आप करेंगे। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वयस्क जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए ये किस चैप्टर से है, तो हम ऐसे पहले लिखेंगे बौद्ध युगे इमे डॉट डॉट करके स्वरूप गृहीत वंता। देखो इसको लिख देना और डॉट डॉट करके इसको लिख देना, ताकि एग्जामिनर को पता चले भैया दोनों में से आपने कौन सा किया है।
पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। ये पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। तो इसको लिखना, इसमें लेखक नहीं होते। और आपके संस्कृत में जो गद्यांश इंपॉर्टेंट हैं जिन चैप्टर के, वो हैं पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा, महामानवीय, ठीक है। अब अनुवाद लिख देंगे। देखो, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। ये आपको अनुवाद लिख देना है, इसी का मैंने अनुवाद लिखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संस्कृत गद्यांश 7 नंबर कंप्लीट। अब चलिए संस्कृत पद्यांश को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 का खा है, ये पद्यांश है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखो, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। ये आपका किस चैप्टर का? सुभाषित रत्नानि का है। करिए, नहीं तो दूसरा करिए, अथवा लगा है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जेता दृश्यम मित्र विस्कुंभम पयोमुखम। ये आपका सुभाषित रत्नानि चैप्टर का। ये देखो श्लोक जो है वो सुभाषित रत्नानि चैप्टर में ही है, तो उससे ज्यादातर आएंगे। 1-2 श्लोक और है, उसको पढ़ लीजिएगा भैया। ये 7 नंबर आपका कंप्लीट होता है। तो इसको भी संदर्भ के साथ अनुवाद करना है। तो हम मान लीजिए ये पहला वाला कर रहे हैं, तो भाषा सुमुख्या ... करके सुभाषितम ऐसे लिख देना है, ठीक है। फिर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। फिर अनुवाद करेंगे। देखो, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन है। बस हो गया, ठीक है। तो ये आपका इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग, इसको ऐसे लिख दीजिएगा। अब 9 नंबर पे आते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरे हैं, 4 में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे हम प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे ऐसे, और इसका फर्स्ट हम यही वाला करेंगे, एक म्यान में 2 तलवार। तो ऐसे लिखेंगे, एक म्यान में 2 तलवार। इसका अर्थ होता है एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालकर लिखेंगे, स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। बस यही आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर दो, 2 नंबर कंप्लीट। अब ये आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। ये 5 नंबर का आता है आपठित गद्यांश, ठीक है। इसको देखो, ध्यान से समझना, इसको पढ़ना है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3। जैसे इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, ऐसे 5 नंबर आपको मिलेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, एक दूसरा गद्यांश दिया गया है, और इसके नीचे भी सेम प्रोसेस है जो मैंने बताया है। देखो 3 क्वेश्चन इसके नीचे भी हैं, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए हम ये वाला करना चाहते हैं। देखो, पढ़ेंगे पहले इसको। मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वो सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे, एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के सुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, मुख पर, ठीक है। अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, उसकी हंसी कम हो जाती है। युवावस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बनाने लगता है। फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। भाई छोटे हैं तो मजे करना है, मुस्कान रहेगी, हंसेंगे खेलेंगे, बड़े होंगे जिम्मेदारी होगी, ठीक है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। लोगों को वो बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसें और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। देखो, सुल्तान को क्या अच्छा लगता था? सुल्तान को नसीरुद्दीन शाह की हाजिर जवाबी अच्छी लगती थी। नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है? नन्हे शिशु की मुस्कान जो है वो निर्मल और स्वार्थहीन होती है। ये लिखा है, देखो, निर्मल और स्वार्थहीन होती है, ठीक है। तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है? तो देखो, हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालेंगे हेडिंग। ये देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 10। अब ऐसे लिखेंगे, मुल्ला नसीरुद्दीन ... करके सोच वाला होता है। देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन ... करके होता है, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा आपने यही किया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान को क्या अच्छा लगता है? सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी अच्छी लगती है। देखो यहाँ पे लगता है, उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है? तो नन्हे शिशु की मुस्कान निर्मल और स्वार्थहीन होती है। तीसरा क्वेश्चन, तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है? काम की अधिकता और समय के अभाव के कारण तनाव को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे तनाव कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है तनाव। क्या? तनाव, ठीक है। मतलब हम गलती कर सकते हैं लेकिन आप मत कीजिएगा, ठीक। तो काम की अधिकता और समय के अभाव के कारण तनाव को बढ़ावा मिलता है। बस 5 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। यही 6-7 लाइन लिखने से 5 नंबर कंप्लीट क्या है? कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 पर आते हैं। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है अंश, अंश, इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट है अंश, अंश, तो ऐसे फर्स्ट लिखेंगे। इसका कौन सा सही है? का सही है। भाग और कंधा, मतलब अंश, अंश का अर्थ होता है भाग कंधा, तो ऐसे फर्स्ट का भाग कंधा लिख देंगे, नंबर मिलेगा। दूसरा तरड़ी, तरड़ी, इसका कौन सा सही है? इसका गा सही है। सूर्य और नाव, तो ऐसे लिख देंगे दूसरा का गा, सूर्य और नाव। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। अब प्रश्नोत्तर संख्या 11 पर आते हैं। ये एक नंबर का रहेगा, मतलब 2 नंबर। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, मतलब चारों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा है ये, तो ऐसे लिख देंगे। हम अली के 2 अर्थ लिखना चाहते हैं इसके, तो अली हेडिंग डाल के लिखेंगे भौरा, सखी, बिच्छू। अली को हम भौरा भी बोलते हैं, सखी और बिच्छू भी बोलते हैं। गा देखो, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, 2 नंबर। जैसे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखो। फर्स्ट है घृणा के योग्य, उसको बोलते हैं घृणित, का सही है। तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा, फर्स्ट का सही है घृणित, ठीक है। देखो का वाला सही है। दूसरा, जो जीता ना जा सके वो क्या है? अजेय है, इसका भी का सही है, तो दूसरे का सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, बस हो गया। ये तो सिंपल सा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए इसका घा वाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ये वाक्य संशोधन है, 4 वाक्य हैं, चारों में कुछ ना कुछ गलती है, 2 को सही करके लिखो। जैसे हम पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा डालेंगे, फिर फर्स्ट वाला मैं रो दिया, इसके जगह पर आपको लिखना है मैं रो दिया, ठीक है। मैं रो पड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है, या मैंने रो दिया तो मैं रो दिया, ऐसे लिख देंगे तो भी सही है। दूसरा, परमात्मा के अनेकों नाम है, नहीं, परमात्मा के अनेक नाम है, इस तरह लिख दो, सही हो जाएगा। बस 2 नंबर कंप्लीट। अब 12 का देखो। अब रस छंद अलंकार पे आते हैं। का देखो, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। करुण रस या शांत रस, दोनों में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण लिखो। तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ये का है, तो ऐसे डालेंगे 12 का। करुण रस, पहले परिभाषा लिखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और फंचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखो, उदाहरण लिख देना। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। मतलब आपको जो उदाहरण पता हो आप उसको लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको पता हो वो आप लिख सकते, ठीक है। आपका 2 नंबर कंप्लीट। वैसे रस छंद अलंकार तीनों एक ही वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, तीनों एक वीडियो में मिल जाएगा, उसको देख लोगे आपका 6 नंबर एकदम पक्का, क्योंकि उसमें सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार मैंने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खाव अलंकार आता है। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो हम चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा डालेंगे, अनुप्रास अलंकार हम करेंगे। तो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्पष्टीकरण लिख देना छोटा सा, लिखो या ना लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार होता है तो आपको स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है, लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए 12 का गा जो है, चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। चौपाई या दोहा, तो 12 का गा डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा हम दोहा कर रहे हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत हुई। मात्रा गिन लो, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। देखो 2 2 4 1 5 6 से 2 8 2 10 11 2 13, और तीसरे में 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11। तो भैया हो गया, दोहा हो गया, काम खत्म। चलिए पत्र लेखन को समझते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 13 है। किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए। तो हम ये वाला करेंगे भैया, अपना बिजनेस हमें स्टार्ट करना और हमें बैंक से लोन चाहिए। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 13, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र। ठीक है, देखो पत्र लिखेंगे, ये आवेदन पत्र है। तो सेवा में प्रबंधक, कहाँ के प्रबंधक हैं? पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। ठीक है, यहाँ के ये प्रबंधक हैं फैजाबाद, या आप जहां से उसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है, विषय देखो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, विषय लिखना जरूरी है। फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम लिख दो। सविनय निवेदन है कि अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 22 फरवरी 2000 मत लिखिएगा। प्रार्थी काखागा, अयोध्या, फैजाबाद। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है, काम खत्म। ये पत्र लेखन हो गया। चलिए निबंध को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। 5 टॉपिक हैं, 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर रहेगा। पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। देखो फर्स्ट है साहित्य समाज का दर्पण है, सेकेंड है लोकतंत्र और समाचार पत्र, थर्ड है भ्रष्टाचार महान अभिशाप, फोर्थ है मेरा प्रिय कवि, फिफ्थ है कंप्यूटर। तो हम भ्रष्टाचार पर निबंध लिखेंगे। तो ऐसे लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 14, भ्रष्टाचार महान अभिशाप। जब भी आप निबंध लिखें, पहला हेडिंग प्रस्तावना, फिर उससे रिलेटेड हेडिंग, फिर लास्ट में उपसंहार। देखो प्रस्तावना, भ्रष्टाचार किसी काल या स्थान से संबंधित नहीं है, इसकी जड़ें समाज में गहराई तक छाई हुई हैं। आजकल भ्रष्टाचार के लिए 2 बातें होना आवश्यक है, कोई कर्मचारी गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वरूप करता हो, तथा द्वितीय यह है कि वो कोई विशेष पद पर आसीन हो। भ्रष्टाचार रूपी ये वो नासूर आज बड़ी तेजी से पनप रहा है। फिर आपको भ्रष्टाचार का अर्थ लिखना है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति सदैव सेवा और सहयोग की भावना को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश करता है। सही मायनों में वो इस सबसे बहुत दूर होता है। संभ्रांत कहे जाने वाले व्यक्ति जब तक सामाजिक हितों को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थों को प्रधानता देने लगते हैं, अनुचित लाभों की आशा से समाज में कानूनी विरोधी साधनों को अपनाते हैं, तो यही सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कहलाता है। फिर भारत में भ्रष्टाचार के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गई है, जीवन का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है। स्वर्गीय विनोबा भावे के शब्दों में तो आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। विभिन्न कार्यकलापों में अपना काम करवाने के लिए, कोई परमिट लेने के लिए, विदेश जाने के लिए, व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए, यहाँ तक कि परीक्षा में पास होने के लिए या हत्या करके छूटने के लिए भी आज भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। भ्रष्टाचार के कारण देखो, भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण निम्न है। फर्स्ट है चुनाव प्रणाली पर का दोषयुक्त होना, सेकंड है शिक्षा का गिरता स्तर, थर्ड है चलचित्र, फोर्थ है दूरदर्शन, 5 है भ्रष्ट मंत्री एवं शासक। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। देखो भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय निम्न है। का है उच्च शिक्षा प्रसार, जितना ज्यादा शिक्षा का प्रचार होगा भाई भ्रष्टाचार दूर होगा। भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग से है, अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। का है समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण संस्थाएं सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नगर व गांव में ये संस्थाएं स्थापित की जाएं। गा है राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। मतदान में तो अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं, वे चुनाव प्रचार में व्यय की गई राशि अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग प्रशासकीय सुधार, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से हटाना चाहिए। पुलिस विभाग में सुधार, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षित व्यक्तियों को पुलिस सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लास्ट में उपसंहार रहेगा, भ्रष्टाचार उपसंहार हेडिंग लास्ट में जरूर रहेगा। भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है, देश के अस्तित्व के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति व राष्ट्रीय मूल्यों को बचाए रखने के लिए इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान आवश्यक है। बस हो गया, ये आपका हो जाएगा निबंध लेखन। ठीक है, ऐसे ही आपको निबंध लिखना होगा, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो हमारा फिनिश होता है। हमने पूरे हिंदी का पेपर आज सॉल्व कराया और पूरे हिंदी की कॉपी लिखना मैंने बताया भैया इस तरह लिखोगे तो आपको 100 में 99 मिलेंगे। ठीक है, जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी लिखिएगा, जितनी अच्छी कॉपी लिखी रहेगी उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।